बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज जो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ ये है यूएस मेड M3 वेपन के हवाले से। M3 जो है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेपन है। ये 1940s में डिज़ाइन हुआ, 19 अर्ली 1940s में, और 1942 में यूएस आर्मी ने बेसिकली इसको सर्विस में डक किया। इसको बनाने की वजह ये थी कि इससे पहले जो यूएस आर्म फोर्सेस हैं और कुछ उनके एलाइज वो यूज़ कर रहे थे थॉमसन सब मशीन गन, जिसको लोग टॉमी गन के नाम से भी जानते हैं। आपने जो 1940s की, 50s की, 60s की अमेरिकन मूवीज़ देखी हैं, उन मूवीज़ में वो बड़ा आइकॉनिक वेपन के तौर पे प्रेजेंट किया जाता था। उस वेपन का इशू ये था कि एक तो वो कुछ भारी था, जिसकी वजह से उसको उठा के मूव करना, मोबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल होती थी। साथ में वो थोड़ा सा कॉस्टली था। उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे यूएसए ने कहा कि हमें एक डिफरेंट वेपन डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जो कि उससे लाइट वेट हो, साइज़ में छोटा हो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, तो प्रोडक्शन में आसान हो। तो उन्होंने 1940s में ये वेपन डिज़ाइन किया। कार्ट्रिज इसका सेम था, वही जो थॉमसन सब मशीन गन में कार्ट्रिज यूज़ होता था 45 ACP वाला, वही कार्ट्रिज उन्होंने इसके लिए एज ए प्राइमरी कार्ट्रिज रखा और इस वेपन को उन्होंने डिज़ाइन किया। इसको डिज़ाइन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जीता जनरल मोटर कंपनी ने, और उनका गाइड लैम्प डिवीज़न जो है वो इसका प्राइमरली सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर है इस गन का। बाकी कुछ और भी कंपनीज ने बनाई, लेकिन सबसे ज़्यादा ये गन मैन्युफैक्चर गाइड लैम्प ने किया, जो कि जनरल मोटर कॉरपोरेशन का एक सब्सिडरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में स्पेशली ये हुआ कि जो इंडस्ट्री थी, लोकल इंडस्ट्री जिनके पास मशीन पार्ट्स बनाने की सहूलत मौजूद थी, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, चाहे वो ये कपड़े सीने वाली सिलाई मशीन्स बनाने वाली कंपनीज थी, उन सब को उन्होंने वेपन्स बनाने के लिए रेट्रोफिट किया और उन्होंने यूएसए के लिए और बाकी ममालिक के लिए वेपन्स प्रोड्यूस किए। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो है वो अपनी हमारे पास तो बहुत अच्छी कैपेबिलिटी मौजूद है पाकिस्तान में आर्म मैन्युफैक्चर करने की, बट अनफॉर्चुनेटली उनको हमने जो है वो सपोर्ट नहीं मिल सकी गवर्नमेंट की तरफ से। जो मिलती तो शायद वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए इनकम जनरेट करने वाला इदारा बन सकता था कि यहाँ से पाकिस्तान टर्की की तरह अच्छे क्वालिटी के वेपन्स बनाता, क्वालिटी कंट्रोल और को इंश्योर करते हुए दुनिया में उन वेपन्स को एक्सपोर्ट करके अपने लिए ज़र मुबादला कमाने के एक बहुत अहम ज़रिया हो सकता था। बहरहाल हमने अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया। उसके अलावा बाकी किसी कंपनी को इस काम पे जंग में या कभी ज़रूरत में इस्तेमाल करने का तो शायद कभी किसी ने हमारी तरफ सोचा भी नहीं। खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये जो गन थी, ये जब इन्होंने बनाई तो इसकी आप जो शेप देख सकते हैं, ये जो ग्रीस गन होती है एक ऑटोमोबाइल्स में आगे पीछे जो लोग लोहे का काम करते हैं उनके पास वो ग्रीस करने के लिए एक गन होती है। इसकी ये वाली जो शेप है ये उस तरह की है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी सारे लोग M3 ग्रीस गन के नाम से जानना शुरू हो गए। और जो M3 का इनिशियल वेरिएंट था उसमें यहाँ पे एक हैंडल था और उसकी रियर साइट वगैरह थोड़ी सी डिफरेंट थी। जो फील्ड में लोगों की जो ऑब्जर्वेशंस आई उसके बारे में उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वापस अपनी इनपुट जब दी अपने हेडकोार्टर्स को, और उन्होंने वापस ये इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन की मैन्युफैक्चरर को, तो उन्होंने फिर ये M3A1 का नाम से वेरिएंट निकाला। तो जितना मैं इसके बारे में पढ़ सका हूँ, तकरीबन 6,55,000 के करीब जो वेरिएंट्स थे इसके वो बने हैं M3 में, और कोई 48,000 के करीब M3A1 वेरिएंट्स इसके बने हैं। तो 1944 में ये अडॉप्ट हुई। 1944 से लेके 1959 तक यूएस इसको यूज़ करता रहा।
अपने मेन ट्रूप्स के पास। उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया M14 राइफ़ल ने 1959 में। और फिर M14 चूँकि 7.62 नेटो या 7.62x51 कैलिबर का वेपन था, तो वो थोड़ा सा ओवर पावर्ड कार्ट्रिज था नॉर्मल ट्रूप के हवाले से। तो उन्होंने फिर M16 को अडॉप्ट कर लिया और M14 जो है वो डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल के रोल पे यूज़ होना शुरू हो गई और आज तक हो रही है। ये वाली जो गन है ये उसके जो नॉर्मल जो फील्ड यूनिट्स थी वहाँ से रिट्रीव करने के बाद जो अमेरिकन टैंक क्रूज और इसके किस्म के जो कंजेस्टेड स्पेस में ऑपरेट करने वाले लोग थे, उनको ये वेपन दे दिया गया और वो इसको 1991 1992 तक ऑलमोस्ट यूज़ करते रहे। अमेरिका ने इसको गल्फ वॉर जो थी उस तक इसको यूज़ किया है। अच्छा, जो इसमें इंटरेस्टिंग एक दो चीज़ें मुझे मज़ीद पढ़ने को मिली, वो ये थी कि एक तो ये 45 ACP में तो प्राइमरली USA ने अपने लिए डिज़ाइन किया, बट उन्होंने अपने एलाइज को देने के लिए 1000 के करीब ये यूनिट्स 9mm में भी बनाए और 9mm में बनाने के बाद उन्होंने अपने कुछ एलाइड कंट्रीज़ को दिए। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी सोचा कि एक कन्वर्जन किट के थ्रू इसी गन को 9mm में कन्वर्ट कर लिया जाए। उसके लिए इसका बैरल, बोल्ट और कुछ मैगजीन और कुछ आइटम और थे, रिकॉल स्प्रिंग वगैरह, जो कि उन्होंने 9mm के लिए किए। बट रिपोर्टेडली को 500 के करीब जो है वो इस तरह के यूनिट्स बने थे और उसके बाद वो प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो गई। इंटरेस्टिंगली ये वेपन जो है वो अमेरिकन डेल्टा फोर्स भी यूज़ करती रही और इसको फिर रिप्लेस उन्होंने किया था हेकलर एंड कॉक की MP5 से। तो जो पिस्टल कैलिबर कार्बाइन का आजकल एक बड़ा बज़वर्ड है जो कि MP5 के लिए यूज़ होता है, AR-9 के लिए यूज़ होता है, सेगा 9 के लिए और इस तरह के काफ़ी सारे वेपन हैं जिन्हें हम PCC के नाम से जानते हैं, PCC कैटेगरी में कहते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर हम उस चीज़ को देखें तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव PCC अपने टाइम की थी और काफ़ी सारे साल, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स US ने इसको यूज़ किया और उसके बाद इसको रिप्लेस किया गया। तो अभी मैं इसका एक छोटा सा आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ कि जो M3A1 है उसमें एक तो ये जो है वो सिलेक्ट फायर वेपन नहीं है। ये जो उन्होंने डिज़ाइन किया था, ये डिज़ाइन ही इस तरह किया था कि ये फुली ऑटोमेटिक है, बट इसका जो रेट ऑफ फायर है उसको कंट्रोल करने के लिए जो बोल्ट है इसका, ये काफ़ी हैवी है। और ये बोल्ट इस तरह है कि ये इसके रेट ऑफ फायर को स्लो डाउन करता है। अगर आप इसको थोड़ा सा तरीके से चलाएं, ट्रिगर को स्लाइटली प्रेस करके छोड़ दें, तो ये सिंगल शॉट फायर कर सकता है। आप ये देखें कि ये जो बोल्ट है इसके लिए कोई कॉकिंग हैंडल नहीं है M3A1 वेरिएंट में, जो M3 था उसमें था। इस वाले में आप अपने फिंगर से इसको पीछे पुल करते हैं और इसको आप कॉक कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट आप देखेंगे तो ये जब आपका ये डस्ट कवर बंद होता है तो ये इस रिसेस में चला जाता है और यहाँ पर जाने के बाद जो बोल्ट को कॉक होने वाली, एक्सीडेंटली कॉक होने की पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा इसमें रिट्रैक्टेबल स्टॉक मौजूद है। जो यहाँ पे ये पिन है, इस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो ये रिट्रैक्ट हो जाता है, स्टॉक इस तरह निकल भी आता है और इसको आप जो है वो स्टॉक रिमूव करके भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको स्टॉक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ इसकी ये है, इस लेंथ तक हम इसको स्टॉक को निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो M3 में इन्होंने एक चीज़ थी, जो इसका मैगजीन रिलीज़ बटन है, M3 में इसके इर्द गिर्द कोई सपोर्ट नहीं थी, तो वो गलती से हाथ या कुछ चीज़ लगता था, वो बटन दबने से मैगजीन निकल जाता था। तो M3A1 में इन्होंने साइड पे ये एक सेफ्टी है कह लें, एक एडिशन दे दी कि इसको आप जो है वो एक्सीडेंटली एटलीस्ट मैगजीन रिलीज़ ना करें, इंटेंशनली करें। इसमें उसके अलावा जो इसकी साइट है, रियर साइट, M3 में सादा साइट थी, उसके साइड पे ये
सपोर्ट नहीं थी तो वो बेंड हो जाती थी। अगर आप ये गन क्लोजली देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी मिनिमलिस्टिक किस्म की गन है और इंतहाई सिंपल इसकी जो है वो शेप बनाई गई है और इंतहाई सिंपल इसका सारा सिस्टम रखा गया है ताकि इजी टू यूज़ हो। और इसको जो है इंटरेस्टिंगली जिस वक्त ये 1940s में बनाई गई थी तो उस वक्त एक गन जो है वो $20 में कॉस्ट करती थी। आज के टर्म्स में अगर देखा जाए तो कोई $125 के करीब ये गन कॉस्ट करती है, विच इज़ क्वाइट अ लेस अमाउंट। और इसका मैं अगर कंपैरिजन करना चाहूँ साइज़ कंपैरिजन MP5 के साथ तो उस पर्पज़ के लिए मैं एक MP5 आपको दिखाता हूँ। ये साइज़ कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि जो हमारी M3A1 है और MP5 इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर हम बैरल लेंथ की बात करें तो बैरल लेंथ ऑलमोस्ट दोनों की बराबर है और बट इसकी लेंथ स्लाइटली MP5 की कम है। तो ये जो एक वेपन है मैं तो इससे काफ़ी अगर इसको कंसिडर करें उस टाइम के हवाले से 1940s के हवाले से तो मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि इन्होंने एक बड़ा सिंपल वेपन बना लिया और इसमें ये रिट्रैक्टेबल स्टॉक की ऑप्शन उस टाइम भी दे दी जिस टाइम पे मेरे नॉलेज के मुताबिक को बहुत ज़्यादा वेपन्स में रिट्रैक्टेबल स्टॉक्स नहीं होते थे। जनरली उस दौर में फ़िक्स स्टॉक्स होते थे। AK-47 इससे कुछ साल 5-7 साल बाद आई तो उसमें भी फिक्स्ड वुडन स्टॉक होता था और बाकी जो इस किस्म की वेपन्स हैं उनमें यही इश्यूज थे। तो बाकी ये ओवरऑल जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेपन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है। USA में ये अब एक कलेक्टेबल की हैसियत इख्तियार कर चुका हुआ है। वहाँ पे ये इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में भी बड़े लिमिटेड पीसेस इसके अवेलेबल हैं। और ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री कह लें, स्टोरी कह लें, इसकी स्पेक्स के बारे में कह लें या इसका कंपैरिजन विद अदर PCC राइफल्स। तो ये है हमारी M3A1 ग्रीस गन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।